गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रीडअप किया था एनसीईआरटी को? सर आप ग्लूकोज देख लिया था क्या एनसीईआरटी से? जी आर्या रस्तोगी यस सर। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हैवोर्थ प्रोजेक्शन आया समझ में? यस सर। चलो हैवोर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे हम फ्रक्टोज के लिए। लेट्स चेक फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक वैसा ही होता है जैसे हमने ग्लूकोज का पढ़ा था। C6H12O6। भाई आप लोग गेस्ट आईडी से क्यों आ रहे हो? फिटजी की आईडी काम नहीं कर रही क्या? सर मेरे को फिटजी की आईडी के बारे में किसी ने बताया नहीं था एनरोलमेंट के टाइम पे। बेटा तो पूछना चाहिए था ना, योगेश सर के पास आकर बात करनी थी। सर मैं पूछ लूंगी इस बार। मैक्सिमम लोग गेस्ट आईडी से आते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज अगर देखें तो फ्रक्टोज में एल्डिहाइड की जगह कौन सा ग्रुप होता है? कीटोनिक ग्रुप। बाकी वही पॉलीहाइड्रोक्सी है, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। इसे कहते हैं डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। एक मिनट, एनसीईआरटी बुक को ओपन करके बैठे हो? एनसीईआरटी में देखो फ्रक्टोज को अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज भी लिखा हुआ होगा, और ये मैंने क्या बनाया है? डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज इट इज लीवो रोटेटरी, तो साइन कैसा लगाएंगे? लेवो रोटेटरी। फ्रक्टोज ग्लूकोज कैसा था? डेक्स्ट्रो, और ये कैसा है? लीवो। ये देखो देवांश गुलाटी गेस्ट आईडी। जितने लोग गेस्ट आईडी से हैं आप छोड़िए गेस्ट आईडी को और अपने फिटजी आईडी से आइए, नहीं तो मैं रिमूव करना शुरू करूंगा अभी। सर फिटजी आईडी से कैसे ज्वाइन करना है मेरे को नहीं पता है। आज भी तुम्हारी बात हो गई ना, बाकी और लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है। इट इज ओपन स्ट्रक्चर। मैं 5 मिनट बाद रिमूव कर दूंगा, तो गेस्ट आईडी छोड़कर फिटजी आईडी से आइए। स्ट्रक्चर अगर हम सॉलिड फॉर्म लेते हैं फ्रक्टोज की, तो वो एक साइक्लिक फॉर्म में मिलता है, रिंग फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें। और वो रिंग फॉर्म कार्बन 1 और 5 के बीच एक हेमीएस्टर लिंकेज होगी, 1 नहीं 2 और 5 के बीच, बिटवीन 2 एंड 5। मैसेज कर रहा है मुझे, सॉरी सर माय फिटजी आईडी इजंट कनेक्टिंग, आई विल टॉक टू यू सर। एक तो आपका नेट बहुत गड़बड़ रहता है, बार बार आप यहाँ से लॉग आउट होते हो, फिर मुझे परमिशन देनी पड़ती है, तो मेरा पढ़ाने से ध्यान हटता है। तो बारिश की वजह से हो रहा है। भाई जो भी हो रहा है, तो आप आइए ना फिटजी आईडी से, मुझे बार बार आपको परमिशन क्यों देनी?
फिर जी आईडी से आओगे, मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके कितनी बार भी लॉग आउट हो, कितनी बार भी लॉग इन हो। गेस्ट आईडी तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो रिंग बनेगी वो कार्बोनिल कार्बन यानी सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच बनेगी। तो एक ईथर लिंकेज आएगी, बल्कि हम बोले हेमी एसिटल लिंकेज। दिस लिंकेज इज सेड टू बी हेमी एसिटल। देखो ये राघव सिंगल बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, अब मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दिस इज सेड टू बी हेमी एसिटल कार्बन। इस हेमी एसिटल कार्बन में देखो OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, और जब OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है हेमी एसिटल का, तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम बताया था? अल्फा। अल्फा एनोमर। तो इट इज अल्फा डी फ्रक्टोज। इसी तरीके से इसकी एक और साइक्लिक फॉर्म हो सकती है, दैट इज सेड टू बी बीटा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज में OH ग्रुप किधर होगा? लेफ्ट लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लाइक दिस। ठीक है जी। इसका हैवोल्ट प्रोजेक्शन बनाना है तो हमें कितने मेंबर रिंग बनानी पड़ेगी? यहाँ देखो रिंग का साइज कितने मेंबर हो रहा है? तो 5। 5 मेंबर। तो 5 मेंबर में अगर हमें रिंग बनानी है विद ऑक्सीजन, तो हमारी नजर में आता है फ्यूरेन। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की बात करें, देन इट इज दिस THF। सॉल्वेंट के फॉर्म में पढ़ा था इसको हमने, THF को। तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज की फॉर्म कहलाएगी हैवोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज, हैवोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज is said to be फ्यूरिनोज फॉर्म। उसको हम फ्यूरिनोज फॉर्म बोलेंगे। और फ्यूरिनोज फॉर्म ठीक ऐसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बना रखी है, लाइक दिस। और उन्हीं रूल्स को याद करेंगे जो हमने हैवोल्ट प्रोजेक्शन ग्लूकोज का बनाते समय याद रखे थे। वो ग्रुप जो लेफ्ट हैंड साइड है कहाँ रहेंगे? टॉप पर। मान लो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जो ग्रुप लेफ्ट में है वो टॉप पोजीशन पर रहेंगे वर्टिकल पोजीशन की, और जो वर्टिकल पोजीशन पर है ग्रुप वो भी टॉप पोजीशन पर रहेंगे, यानी ये वाला ग्रुप। फिफ्थ कार्बन पर 2 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन एंड CH2OH। तो कौन सा टॉप पोजीशन पर रहेगा? CH2OH। CH2OH। नंबरिंग कैसे करेंगे इसमें? हम नंबरिंग करने का तरीका है कि हम यहाँ इसको मानेंगे क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। बोलो क्लॉकवाइज में राइट वाले को पहला नंबर दें कि लेफ्ट वाले को? अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो उसने स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बनाया हुआ। स्ट्रक्चर को कैसे बना रखा है? हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर इज, उसने ऑक्सीजन को ऊपर रखा हुआ है। इस तरीके की फ्यूरिनोज फॉर्म है। और जब पाइरिनोज फॉर्म बनाई थी तब भी ऑक्सीजन को ऊपर रखा था, और राइट हैंड कॉर्नर पर रखा था, राइट साइड कॉर्नर पर। नंबरिंग क्लॉकवाइज कर देते हैं। इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
नाउ चेक, हम बीटा डी फ्रक्टोज की फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीटा डी फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप हैं और कौन सा वर्टिकली अप रहेगा? लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? बोलो भाई। H2O है। लेफ्ट साइड में CH2OH है बीटा डी फ्रक्टोज में। हमारी स्क्रीन पलट के आ रही है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, मैं फिर पूछूंगा ही नहीं, मैं शुरू हो गई। नो सर स्ट्रेट सही आ रही है। बस बेटा बस, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे OH लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है तो टॉप पर होगा, और राइट हैंड साइड पर CH2OH है तो वो हम नीचे दिखाएंगे लाइक दिस। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। थर्ड पर OH ग्रुप ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। फोर्थ पर H ऊपर, OH नीचे। फिफ्थ पर CH2OH ग्रुप ऊपर और H नीचे। This is said to be Havard projection of beta D fructose. इसमें भी एक हेमीएसिटल कार्बन है। The second carbon is said to be hemiacetal carbon. This is all about fructose. अब इसके बाद हम आ जाते हैं डाइसैकेराइड्स की तरफ। We will start disaccharide. डाइसैकेराइड की बात करें तो ये वो कार्बोहाइड्रेट यूनिट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करने पर दो सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट जनरेट करते हैं, और इनमें हमें तीन पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। वन इज सुक्रोज, सेकंड इज माल्टोज एंड थर्ड इज लैक्टोज। एनसीईआरटी बुक आपके पास है, आप देख सकते हैं ये तीन डाइसैकेराइड वहां पर हमें गिवन होंगे। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या मिलता है? व्हाट वी विल गेट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज विद बीटा डी फ्रक्टोज। यहां पर सुक्रोज की बात करें देन इट इज डेक्स्ट्रोफॉर्म। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोफॉर्म होती है, फ्रक्टोज लिबोफॉर्म होती है। और जो फ्रक्टोज का रोटेशन होता है वो ग्लूकोज से ऑलमोस्ट डबल होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को ग्लूकोज थीटा डिग्री रोटेट करेगा अगर क्लॉकवाइज, तो फ्रक्टोज कितना रोटेट करेगा? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर सुक्रोज पूरी तरीके से हाइड्रोलाइज कर दिया जाए तो हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती हुई मिलती है। जैसे सुक्रोज पहले प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो सॉल्यूशन बनेगा वो प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। दिस इज सेड टू बी म्यूटा रोटेशन। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमाने की ताकत बदल गई, दैट इज म्यूटा रोटेशन, या इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। म्यूटा रोटेशन बल्कि इसको ना बोलो आप, क्योंकि म्यूटा रोटेशन बोल तो सकते हैं बट बेटर टर्म किसके लिए रहेगी म्यूटा रोटेशन? ऊपर आप देखो जो सॉलिड फॉर्म हमने ली थी ना, ये फ्रक्टोज, और सॉलिड फॉर्म को जब हमने वाटर में डाला तो वहां पर दो फॉर्म मिली हमें ऊपर रिंग फॉर्म में, एक का रोटेशन और दूसरे का रोटेशन, यानी इसका रोटेशन और इसका रोटेशन क्या सेम होगा? नहीं। तो जब हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे किसी भी फॉर्म को, फर्स्ट या सेकंड,
तो आप देखते हो कि रोटेशन चेंज हो जाता है। उस चेंज इन रोटेशन को हम बोलेंगे म्यूटा रोटेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगेन गिव टू कार्बोहाइड्रेट इन इट, वन इज alpha D glucose and second is alpha D glucose. लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तो we get galactose and glucose. I think NCERT में चेक करना आप, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज ये गिवन होगा, बीटा डी गैलेक्टोज and beta D glucose. इन डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टी टुवर्ड्स टॉलरेंस रिएजेंट, सुक्रोज इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज को क्या बोलेंगे हम, बल्कि रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। Sucrose is non-reducing sugar, maltose is reducing sugar, lactose is reducing sugar. Reducing का क्या मतलब है? What do we mean by reducing sugar? वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देता है। और टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कौन करेगा? एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यस, जिसमें कि हेमी एसिटल लिंकेज हो। कैसे लिंकेज हो? हेमी एसिटल लिंकेज। तो क्या यहाँ हेमी एसिटल लिंकेज होगी सुक्रोज में? नो सर, नो हेमी एसिटल लिंकेज। और अगर हम माल्टोज और लैक्टोज की बात करें तो होगी। हेमी एसिटल लिंकेज इज प्रेजेंट। चलो मैं एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं तुम्हें इसमें सुक्रोज का, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, इसके हमने स्ट्रक्चर बनाए थे। जैसे अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज का हैवोट प्रोजेक्शन बनाएं तो मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, दिस इज सेड टू बी सिक्स्थ कार्बन। बाकी ग्रुप कौन कौन से होंगे? अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो OH होगा राइट हैंड साइड, मतलब नीचे दिखाएंगे, से यस, Yes, sir. OH ग्रुप नीचे होगा। सेकंड में या हमारे फिफ्थ में, तो फिफ्थ में इधर हाइड्रोजन आ गया। फोर्थ में OH ग्रुप किधर था? लेफ्ट पोजीशन पर, तो ऊपर रहेगा। इज दैट क्लियर? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, देखो मैं बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर इस तरफ बना देता हूं दूसरी साइड। नंबरिंग कर दो पहले, तो क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। इट इज सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पोजीशन वाला CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा। सेकंड पर दो ग्रुप हैं, CH2OH और OH ग्रुप। हम बात कर रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज की, तो OH ग्रुप किधर होगा? सर ऊपर की साइड। ऊपर की साइड।
नीचे आएगा CH2OH ग्रुप। फिफ्थ पर एक CH2OH ग्रुप है और एक आएगी हाइड्रोजन। फोर्थ पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड था, ऊपर आएगा। थर्ड पर नीचे आएगा। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं 180 डिग्री पलट दूं, यहां से कितना घुमा दूं 180 डिग्री, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। इसको बोलेंगे हम सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। CH2OH वर्टिकल पोजीशन पे ही है, वहीं रहेगा। बाकी हर एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा मतलब हमने ऑक्सीजन पर ऑड नंबर ऑफ चेंजेस किए हैं, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड को चेंज किया है, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया ना, तो हमें सभी पर कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा। Is that clear? To make even number of changes so that configuration remains same. जब हमने 180 डिग्री रोटेट किया, एक बॉन्ड में तो चेंज आ ही गया ना सभी के, एक एक्सचेंज हो गया, तो एक एक्सचेंज हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप टॉप में था, तो उसको कहां दिखाएंगे, अब नीचे। CH2OH को दिखाएंगे ऊपर। थर्ड पर H ग्रुप ऊपर था, तो वो पहुंच जाएगा नीचे, OH ग्रुप आ जाएगा ऊपर। फोर्थ में OH नीचे, H ऊपर आ जाएगा। फिफ्थ में H नीचे रहेगा, लाइक दिस। समझ आई बात? Yes. तो यहां पर एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे अगर हम फिफ्थ पोजीशन को देखेंगे, तो फिफ्थ पोजीशन में भी H और CH2OH ग्रुप अगर हम वर्टिकल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ऊपर रखें, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट गया है। कॉन्फ़िगरेशन को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मजबूर है हम, CH2OH को नीचे करेंगे और ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, H. ऊपर H लिख देते हैं। और सिक्स्थ पोजीशन कौन सी हो गई, दिस वन। अब एक बार स्ट्रक्चर को समझ लो जरा अच्छे से कि हमने क्या क्या किया है। जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, राइट स्ट्रक्चर इज ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये आपस में लिंक कैसे होंगे, लिंक होंगे वाटर के रिमूवल से। क्या रिमूव होगा यहां से, Or फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, इस पे OH ग्रुप है, वहां से वाटर रिमूव हो जाएगा एंड दे फॉर्म एन ईथर लिंकेज दैट इज सेड टू बी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरीके की लिंकेज आती है। ये लिंकेज किस कार्बन के बीच बन रही है, this linkage is formed between C1 of glucose and C2 of fructose। तो इसको हम बोलेंगे C1 C2 लिंकेज। और इस लिंकेज को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? yes sir, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अल्फा बीटा लिंकेज भी कहा जाता है, अल्फा और बीटा लिंकेज। अल्फा लिंकेज कब बोलेंगे हम? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये किसके लिए है? जैसे अगर पूछा जाए ग्लूकोज कैसी लिंकेज बना रहा है, तो ग्लूकोज कैसा था? alpha तो ग्लूकोज की लिंकेज कैसी कहलाएगी? alpha linkage, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ ग्लूकोज। और अगर पूछा जाए बीटा लिंकेज किसकी है, तो बीटा एनोमर किसका था? fructose, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के टर्म में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ फ्रक्टोज। सर ये हमने सुक्रोज बनाया है इन दोनों लिंकेज से। हाँ जी, सुक्रोज ही है। एनसीईआरटी ओपन करके बैठो ना, क्लियर दिखेगा। ये सर दिखे। और इसमें देखो जरा, जो डाइसैकेराइड अभी हमने सुक्रोज का बनाया है, इसमें कहीं पर भी हेमी एसिटल लिंकेज दिख रहा है? किसी भी पोजीशन पर हेमी एसिटल लिंकेज है क्या है यहाँ? नो सर। पहले हेमी एसिटल लिंकेज कहाँ थी? फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन पर। अब इस पर कैसे लिंकेज हो गई? एसिटल। जब सेम कार्बन पर दो ईथर ग्रुप हो तो लिंकेज कैसी कहलाती है? acetal, तो यहाँ एसिटल लिंकेज हो गई। तो ये रिड्यूसिंग शुगर रही कि नॉन रिड्यूसिंग? non-reducing, नॉन रिड्यूसिंग है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, मैं एनसीईआरटी ओपन करता हूं, ये देखो, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें नीचे एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है क्लियरली, मैं हाईलाइट करता हूं उसको, यहां देखना है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव डेक्स्ट्रो ग्लूकोज एंड लीवोफ्रक्टोज। Since the levo rotation of fructose is more than dextro rotation of glucose, mixture is levorotatory. Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Inversion of cane sugar. ओके, यहां पर जो लिंकेज हमें दिख रही है, इसमें ये वाले कार्बन C1 एंड C2 ये कैसे हो गए? एसिटल। इसलिए हम बोलेंगे कि शुगर कैसी हो गई? नॉन रिड्यूसिंग। लिंकेज बिटवीन C1 लिंकेज किसकी थी? अल्फा ग्लूकोज, एंड C2 इज बीटा फ्रक्टोज। लिंकेज को बोलते क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर हुई ये सारी बातें? yes sir, सिमिलरली स्ट्रक्चर हम किसका देख सकते हैं? माल्टोज एंड थर्ड लैक्टोज।
लैक्टोज शुगर हमें मिल्क में मिलती है। माल्टोज और लैक्टोज में हेमी एस्टर लिंकेज ढूंढो, मिल रही है क्या? ये देखो कार्बन 1, क्या यहां पर हेमी एस्टर लिंकेज है? सर एसिटिक लिंकेज। अरे C1 पर देखो ना, जो मैंने हाईलाइट किया है, Yes, क्या sir. कर रहा है वाला? ये एसिटल है, हेमी एस्टर है? सर एसिटिल। Me. ये एसिटल है। सर सॉरी सर, हेमिसिटिल, सॉरी सर, यस हेमिसिटिल। दूसरी बार में क्यों, दूसरी तीसरी बार में ही क्यों जवाब देते हो भाई? पहली बार में क्लियरली क्यों नहीं देखते हो? यस सर हेमिसिटिल सर, एक जगह OH OR। ऐसे तो एग्जाम में बड़ी गड़बड़ कर आओगे। तो ये हेमी एस्टर लिंकेज है। हेमी एस्टर लिंकेज है तो शुगर रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग? Reducing. reducing देखो लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर है। लिंकेज कैसी है? C1 C4, एक यूनिट की C1 और दूसरे की C4, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है। दोनों अल्फा फॉर्म है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसी कहलाएगी दोनों के लिए? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन इसी पर हैं आईटी में, तो ध्यान से देख लो इसको, रटने से नहीं चलेगा काम। लैक्टोज, लैक्टोज में भी ढूंढो हेमी एस्टर लिंकेज है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये मिली हेमी एस्टर लिंकेज। तो ये भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? Reducing. रिड्यूसिंग शुगर। कहाँ मिलती है शुगर? मिल्क में। C1 C4 लिंकेज है। यहाँ C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है या बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? Beta. Beta. इट इज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। Yes, sir. नाउ सी पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड के बाद अब हम पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे। पॉली मीन्स बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट यूनिट मिलेंगे हमें ऑन हाइड्रोलिसिस। इसमें हमसे किस किस की बात की गई है? तो मोस्टली बात की गई है पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेकंड सेलुलोज, एंड थर्ड एक छोटा सा पार्ट बताया बस ग्लाइकोजन का। इन तीनों में क्या डिफरेंस आप जानते हो? जैसे अगर हम स्टार्च की बात करें तो ये क्या है? व्हाट इज स्टार्च? एक पॉलीसैकेराइड है और ये जनरली सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है बॉडी में। बच्चों को भी हम स्टार्च दे देते हैं जब वो कुछ खा पी नहीं सकते ज्यादा, तो स्टार्च के फॉर्म में उनको लिक्विड देते हैं, चावल का मार, आलू का पानी, इस तरीके से। सेलुलोज, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बीइंग में या लिविंग बीइंग्स। और सेलुलोज की बात करें तो इट इज स्टोर्ड एनर्जी, या हम बोले जो प्लांट्स की बाहर की सेल होती है, बाहर का प्रोटेक्शन होता है, हार्ड कवर होती है, दैट इज ऑफ सेलुलोज। तो हार्ड बॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जैसे वुड, दैट इज पार्ट ऑफ सेलुलोज। हार्ड आउटर पार्ट ऑफ प्लांट इज सेलुलोज। ग्लाइकोजन, ये कौन सा पॉलीसैकेराइड है? तो ग्लाइकोजन ये पॉलीसैकेराइड है जो हमारी मसल्स वगैरह में पाया जाता है, मसल्स, लीवर, इनमें पाया जाता है।
स्टोर्ड फॉर्म है, इट इज स्टोर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स चेक पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर, स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है दैट इज मेड अप ऑफ, इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट क्या मिलती है हमें, अगर हम स्टार्च इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत सारी यूनिट मिलती हैं अल्फा डी ग्लूकोज की। कहा जाता है स्टार्च ये दो पार्ट्स में होता है, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एमाइलोज और सेकंड पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज ये वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है एंड एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट। एमाइलोज 15 to 20% प्रेजेंट होता है, रेस्ट परसेंटेज इज ऑफ एमाइलोपेक्टिन 80 to 85%। एनसीईआरटी में भी देखते चलिएगा, एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट 15 to 20% और एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल 80 to 85%। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन बनते कैसे हैं, तो ये किससे मिलकर बने हुए हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ऊपर हमने बनाया था। एक बार मैं यहाँ पर फिर से हैवॉल्ट प्रोजेक्शन दिखा देता हूं। इस तरीके से था हैवॉल्ट प्रोजेक्शन अल्फा डी ग्लूकोज का। और अगर हमें इनके बीच लिंकेज दिखानी है तो हमें लिंकेज इस तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, सेकंड स्ट्रक्चर। इसमें अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, इसी तरीके से यहां पर जो लिंकेज बनेगी वो C1 और C4 के बीच आएगी, मतलब दिस लिंकेज, इसे कहा जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 C4 C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और ये लिंकेज आगे तक चलती रहेगी लाइकवाइज। तो ये पार्ट किसका बन रहा है, एमाइलोज। और अगर हम एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो वहां C1 C4 से तो एक लीनियर चेन बनती है और एक लिंकेज आती है C1 C6 लिंकेज, जिससे ब्रांच फॉर्म आती है। ब्रांच फॉर्म लाइक दिस, मान लो मैंने इस तरीके से बनाया नीचे स्ट्रक्चर, तो इसमें अगर नंबरिंग करूंगा मैं, तो नंबरिंग में मैं दिखाऊंगा दैट इट इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ होगा CH2OH 6 कार्बन। तो इस 6 कार्बन में और ऊपर वाले फर्स्ट कार्बन के बीच आपको एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है लाइक दिस। ये C1 C6 लिंकेज होती है। C1 C6 से ब्रांच क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर? और वो स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है हमें,
एमाइलोपेक्टिन में। तो अगर मैं एमाइलोज की बात करूं और एमाइलोपेक्टिन की बात करूं, तो एमाइलोज में C1 C4 लिंकेज होती है केवल, जबकि एमाइलोपेक्टिन में C1 C4 एंड C1 C6 ये ब्रांच के लिए क्रिएट होती है। Is that clear? Yes, sir. Now let's check it. NCERT में पिक्चर कैसी बना रखी है उसने। देखो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अमाइलोज के स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा। कैसी लिंकेज है? C1 C4। ये रिड्यूसिंग होगा नॉन रिड्यूसिंग होगा पॉलीसेकेराइड? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग? कहीं पे हेमी एस्टर लिंकेज दिख रही है क्या? इसमें बेटा कहीं हेमी एस्टर लिंकेज दिख रही है? No, sir. जब नहीं दिख रही है तो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? Non-reducing. इट इज नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है। अच्छा देखो, एमाइलोज का पार्ट तो ये रहा विच इज वाटर सोल्यूबल। ये वाला पार्ट कैसा है? एमाइलोपेक्टिन। इसमें देखो C1 C4 के साथ साथ और कैसे लिंकेज दिखा रखी है? C1 C6 एक ब्रांच आ गई ना इसके कारण। दोनों में से कौन सा पार्ट वाटर सोल्यूबल है? एमाइलोज की एमाइलोपेक्टिन? Amylose. एमाइलोज। कितने परसेंट होता है वो? 15 to 20. 20%. 15 to 20%। अब आ जाओ देखो सेलुलोज पर। सेलुलोज भी एक पॉलीमर है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। C1 C4 लिंकेज होगी और इसमें मोनोसेकेराइड क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज इसका पॉलीसेकेराइड है और लिंकेज कैसी होती है? C1 C4 लिंकेज। बस। और देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्लियरली, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स ये बनाता है। स्ट्रक्चर नीचे दिखा रखा है आपको, बीटा लिंक्स दिखा रखी है। इसके बाद है थर्ड, ग्लाइकोजन। Carbohydrates are stored in animal body as glycogen. It is also known as animal starch. लिखा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एनिमल स्टार्च कहलाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोपेक्टिन में मोनोसेकेराइड कौन सा था? अल्फा डी ग्लूकोज एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। मतलब वहां पर C1 C6 लिंकेज कम होती हैं, यहां पर बहुत ज्यादा होंगी। कहां पाया जाएगा ये? हमारी बॉडी में कहां पाया जाता है? लीवर, मसल्स और मोस्टली ब्रेन, दिमाग में। अब जैसे आप दो दिन खाना मत खाओ या एक ही दिन मत खाओ खाना, तो दिमाग में दर्द होने लगता है। वाई? हेडेक क्यों होने लगता है? क्योंकि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ग्लाइकोजन, इट स्टार्ट डिसोशिएटिंग। ग्लाइकोजन टूटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमें हेडेक, मसल पेन, है ना, इस तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इवन पहले आयुर्वेद, मतलब मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद का बहुत नाम था, हर कोई आयुर्वेदिक दवा लेता था। तो आयुर्वेदिक दवा गर्म होती है, तो उसमें क्या है, शहद के साथ आयुर्वेदिक दवा दी जाती थी। हनी के साथ क्यों देते थे?
क्योंकि हनी इज गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वो ताकत भी देता था और साथ में दवा असर भी करती थी। ओके, आफ्टर दिस प्रोटीन शुरू हो जाता है। प्रोटीन शुरू हो रहा है उससे पहले क्वेश्चंस देख लो थोड़ा सा क्या लिखे हैं यहाँ पर। ग्लूकोज और सुक्रोज आर soluble in water, but cyclohexane and benzene are insoluble in water. Explain. तो क्या जवाब दोगे? सर ये आयनाइज हो जाते हैं वाटर में और वो नहीं होते। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड, सुक्रोज या ग्लूकोज में OH ग्रुप नहीं है, तो वो Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, दैट्स व्हाई दे आर soluble. 14.2 What are the expected products of hydrolysis of lactose? अभी पढ़ा था बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। 14.3 How do you explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of D-glucose? क्या रिएक्शन बताई थी आपको? पेंटाएसिटेट NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये क्या था? एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो इसी में ना कुछ टेस्ट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करोगे, विच आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक, इसको नोट करेंगे। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट, जैसे मोस्टली तो वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, हमसे जो पूछ सकता है उसमें दो ही आते हैं, एक आता है मॉलिश और दूसरा आता है बॉरफेट टेस्ट। मॉलिश एंड सेकेंड इज बारफोर्ड। नाउ मॉलिश टेस्ट ये क्या है? तो मॉलिश टेस्ट में हम क्या करते हैं, जिस कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग करनी है उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टेकन, उसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स अल्फा नेप्थॉल की मिला देते हैं, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ, बीटा नेप्थॉल याद रखो, अल्फा या बीटा दोनों मिला सकते हैं, 15% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। स्ट्रक्चर जानते हो बीटा नेप्थॉल का? बना लोगे? Naphthalene is this. This is alpha position, this is beta position. It is said to be beta naphthol. अभी मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स 15% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल इसकी ऐड कर दी, ये है वो टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब के किनारे से यानी कॉर्नर से बिल्कुल चिपकाते हुए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो तो यहाँ पर एक वॉयलेट रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ये आता है यहाँ पर, और एक वॉयलेट रिंग बनाता है। This test is said to be H2SO4 एक्सेस में डालना है। नहीं, H2SO4 को केवल साइड से धीरे धीरे डालना है, एक्सेस में नहीं डालना है। आप हल्के सा भी यहाँ पहुंचेगा, वॉयलेट रिंग आया, बात खत्म हो गई, टेस्ट कंप्लीटेड। एड स्लोली, और जैसे ही वॉयलेट रिंग मिले टेस्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर?
यस सर। बारफोर्ड टेस्ट क्या होता है? बारफोर्ड टेस्ट में आप लेते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यूप्रिक एसिटेट का और उसे मिक्स करते हो 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है? क्यूप्रिक एसिटेट और एसिटिक एसिड। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बारफोर्ड रिएजेंट। दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी बारफोर्ड्स रिएजेंट। और इस बारफोर्ड रिएजेंट, इसमें जब हम किसी मोनोसेकेराइड को मिलाते हैं, मोनोसेकेराइड, यार कोई टेस्ट केवल किसके लिए है? मोनोसेकेराइड्स के लिए है। तो यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं। इट गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये बात मैं यहां लिख देता हूं दैट डाइसैकेराइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। Disaccharides do not give this test. तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कौन कौन से हमने पढ़े अभी? दो, वन इज मॉलिश एंड सेकंड इज बारफोर्ड। बारफोर्ड टेस्ट डाइसैकेराइड नहीं देते, जबकि मॉलिश टेस्ट डाइसैकेराइड भी देंगे। एक और टेस्ट आप स्कूल लैब में जाकर कर सकते हो। ग्लूकोज का पाउडर लेकर जाओ और एक टेस्ट ट्यूब में उस पाउडर को भर लो, ग्लूकोज पाउडर थोड़ा सा, और फिर इसमें आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते ही देखिए जैसे कल आया था। तो इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते ही ग्लूकोज पाउडर में ब्लैक कलर आ जाता है। ग्लूकोज कैसा हो जाएगा? ब्लैक। वो भी एक टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। इट इज व्हाट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट हैं दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला रहे हो तो यहां से वाटर निकल जाएगा, H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बचेगा क्या? कार्बन। और कार्बन का कलर कैसा होता है? ब्लैक। ओके। Yes, sir. देखो कार्बोहाइड्रेट में इतना ही था जानने के लिए। मेरे ख्याल से एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू हो जाओ तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्रोटीन पर। हाँ भाई, यस सर। रीड कर रहे हो ना एनसीईआरटी से? यस सर। देखो क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसे याद ही करना है आपको। मैं जितना समझा सकता हूँ मैं समझा रहा हूँ।
After that, it's your task. पूछना हो तो बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन्स। प्रोटीन का सोर्स क्या है? मिल्क, पनीर, दालें, मछली, मांस, यही सारा कुछ है। और देखो यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है। They occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life. किसके लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ये एनर्जी का सोर्स नहीं है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। वर्ड प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, जिसका मतलब क्या है? ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अगर मान लीजिए प्रोटीन ना हो, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट ना हो आपकी बॉडी में, तो बॉडी में कोई भी डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? वो मेंटेन कैसे होगा पार्ट? Isn't it? Yes, sir. तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। चलिए थोड़ा समझाते हैं आपको पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड ये कैसे। डाल देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मैंने कहा इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन उस एसिड से लिंक्ड कार्बन को बोलते हैं, दिस इज सेड टू बी अल्फा पोजीशन। और इस पर अमीनो ग्रुप, एक अमीनो लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी ग्रुप हो सकता है, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। अब इसका पॉलीमर बनाना है, तो ये COOH ग्रुप देखो ये बायफंक्शनल हो गया ना, और बायफंक्शनल मोनोमर यूनिट कैसा पॉलीमर बनाते हैं? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएगा तो एक एसिड और एक अमीन ग्रुप क्या बनने वाला है? पॉलीएमाइड। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ
पॉलीएमाइड। और पॉलीएमाइड कैसे बनेगा? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप, वाटर रिमूव करेंगे और इससे क्या होगा, एक लिंकेज जनरेट होगी, एमाइड लिंकेज। उस एमाइड लिंकेज को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। ये जो लिंकेज जनरेट हुई, ये कैसी लिंकेज कहलाएगी? पेप्टाइड लिंकेज। कितने अमीनो एसिड आपस में कंडेंस हुए जिससे एक पेप्टाइड लिंकेज जनरेट हुई? तो 2। 2। तो इसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको? डाइपेप्टाइड। अगर मैं बोलता टेट्रापेप्टाइड तो इसका क्या मतलब था? सर 3 कंबाइन हो रहे हैं मैं टेट्रा बोल रहा हूँ। सिर्फ 4 और का सर 4। सर 4। टेट्रापेप्टाइड का मतलब है 4 अमीनो एसिड। कितनी पेप्टाइड लिंकेज? 3। अमीनो एसिड के बीच कितनी पेप्टाइड लिंकेज बनेगी? 3। अगर मैं बोलता डेकापेप्टाइड तो कितने अमीनो एसिड? 10। 10 और कितनी पेप्टाइड लिंकेज? 9। 9। 9 पेप्टाइड लिंकेज। इंपॉर्टेंट बात है, इतना याद रखो। अब प्रोटीन, ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। एक प्रोटीन जो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है बाय इंजेक्शन, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलिन। सुना है? यस सर। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड होता है। 51 अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड। मतलब इस तरीके से कितने अमीनो एसिड जुड़ गए? 51। तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी होंगी? 50। 50 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया? जैसे ग्लूकोज के 2 यूनिट जुड़ जाएं तो जिस लिंकेज से जुड़ेंगे उस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक। यहां पर 2 अमीनो एसिड जुड़ गए तो उस लिंकेज को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, वो पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम कई बेस पर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर। एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, इसके बेस पर क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन, इनकी जरूरत हमारी बॉडी में कैसी है, तो हम बोलते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक कब बोलेंगे हम? बल्कि अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा, बेसिक कौन सा और न्यूट्रल कौन सा? जिसमें COOH ग्रुप NH2 से ज्यादा हो, वो कैसा कहलाएगा? एसिडिक। NH2 ग्रुप ज्यादा हो, बेसिक, और दोनों ग्रुप बराबर हो, इक्वल, देन दैट इज न्यूट्रल।
एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, जिसकी हमारी बॉडी, या ऐसे बोले हम, जिसको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाती। जरूरत तो दोनों की होगी बॉडी को। एसेंशियल कौन? जिसे हमें बाहर डाइट से लेना पड़े। बॉडी कांट प्रोड्यूस। नॉन एसेंशियल, बॉडी कैन प्रोड्यूस इटसेल्फ। तो जिसे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो हमें कहां से चाहिए? डाइट से। डाइट से, प्रोवाइडेड फ्रॉम डाइट। ठीक है। कितने होते हैं अमीनो एसिड एसेंशियल और कितने नॉन एसेंशियल? ये देखा गया कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनती है। इनमें एसेंशियल में 10 अमीनो एसिड आते हैं और नॉन एसेंशियल में भी 10 अमीनो एसिड आते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों 10 अमीनो एसिड्स हैं। देखो जैसे आपको दिखाएं, सी इन योर एनसीईआरटी बुक। ये देखो यहां पर एक टेबल बनी है नेचुरल अमीनो एसिड्स की। तो टोटल कितने हैं? 20। स्टार जिन पर बना हुआ है वो कैसे हैं? एसेंशियल। एसेंशियल। और जिन पे स्टार नहीं बना वो नॉन एसेंशियल। ठीक है। तो जिन पे स्टार नहीं बना वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। इज इट क्लियर? यस सर। अब इनमें ये हमें याद करनी है टेबल। आई डोंट नो आप कैसे याद करोगे, बट दिस टेबल इज टू बी लर्न। जैसे मैं पहले फोकस कर लेता हूं नॉन एसेंशियल वालों को जो हमारी बॉडी बना रही है। उसमें पहला कौन सा आ रहा है? ग्लाइसिन, दूसरा एलेनाइन। तो हमने एक अमीनो एसिड रफली बना लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप। तो ये आर ग्रुप अगर आप हाइड्रोजन रखते हो तो अमीनो एसिड कौन सा जनरेट हो जाएगा? ग्लाइसिन। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। नहीं है। बाकी जितने भी आप लोगे अमीनो एसिड, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो glycine is the only amino acid which is optically inactive. Rest others are optically active. Okay? यस। ये टेबल आप देख लेना एक बार, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे मैं इसके आगे बताऊंगा। गला मेरा बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा अभी भी, तो मैं आज यही रोकता हूँ इसको। ठीक है। ये जो 20 अमीनो एसिड हैं इनको घर पर कम से कम 3 से 4 बार लिखकर देखोगे विद नेम, तभी याद होंगे, वैसे नहीं होंगे यार। 3 बार घर पर लिखकर देखना है। मैं देखूंगा क्लास में, जब ऑफलाइन क्लास लगेगी तुमने कितनी बार लिखकर देखा है इसे। ओके ओके सर। चलिए जी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। और भाई गेस्ट आईडी से मत आओ, आपकी जो फिटजी आईडी है उसी से आइए। मुझे एक बार एंट्री देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार आप जाते हो, बार बार आते हो, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है।